नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूँ आपके साथ ऋषा। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि माँ बनने के लिए हमेशा महिलाओं को ब्लेम किया जाता है कि अगर महिलाएँ कंसीव नहीं कर पा रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो हमेशा महिलाओं को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि काफ़ी ऐसे केसेज़ में पुरुष की वजह से भी महिलाएँ माँ नहीं बन पाती हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आजकल देखते हैं कि काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, जहाँ पे देखा जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही या फिर कंसीव नहीं कर पा रही हैं औरतें क्योंकि मेल इनफर्टाइल हैं या फिर स्पर्म काउंट लो है। तो मैं आपसे सर जानना चाहती हूँ कि सर ऐसे क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं जिसके वजह से मेल का स्पर्म काउंट लो हो जाता है? देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है बिकॉज़ सब लोग सोचते हैं कि बाँझपन औरत से रिलेटेड रहता है और उसे ही उसका पूरा दंश सहना पड़ता है समाज में और परिवार में। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट जितने कपल्स होते हैं जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 50% मतलब आधे जो लोग रहते हैं, उसमें मेल या तो खुद अकेला ज़िम्मेवार है या कंबाइंड माने दोनों पति-पत्नी दोनों में खराबी है। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों में मेल फैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं कि पुरुष प्रधान बांझपन या पुरुष बांझपन की समस्या साथ में रहती है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कोई मेल ऐसा है, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका स्पर्म काउंट लो है, तो क्या सर कुछ ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं जो पता लगता है जिससे कि उसका स्पर्म काउंट लो है? देखिए, स्पर्म काउंट लो होने के कई कारण होते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि साइन सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि किसी को अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम उसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग का जो नॉर्मल क्रोमोसोम 46 XY होता है, इसमें XXY होता है, माने एक एक्स्ट्रा फीमेल क्रोमोसोम उसमें आ जाता है। हुँ, हुँ। तो उस इन तरह के लोगों की बनावट ही बिल्कुल अलग टाइप की रहती है, वो लंबे रहते हैं, उनका ब्रेस्ट भी थोड़ा-सा बड़ा हुआ रहता है, टेस्टिस का साइज़ भी बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरह की बनावट वो देखते ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का पेशेंट है। उसी तरह कुछ रहते हैं पेशेंट जिनको कि हाइड्रोसील बोल के आते हैं कि हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है, जबकि वो एक्चुअली वेरिकोसील का प्रॉब्लम रहता है, जिसमें कि उनका जो नस होता है, खून का नस जो टेस्टिस में जाता है, वो बहुत फैल जाता है, सूज फूल जाता है, जिसके चलते वहाँ ब्लड ज़्यादा जमा हो जाता है और टेस्टिस जिसे बॉडी के बाहर लो टेम्परेचर में रहना चाहिए, वहाँ उस एक्स्ट्रा ब्लड के चलते उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह से और भी कई लोगों की हिस्ट्री रहती है कि जैसे बचपन में मम्प्स करके होता है, ऑर्काइटिस माने टेस्टिस में इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि वो जो अंडकोश होता है वो फूल जाता है। ये काफ़ी लोगों को 10-12 साल से 17-18 साल के बीच में ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि पैरोटिड ग्लैंड्स रहता है, वहाँ पे सूजन होता है और टेस्टिस में सूजन होता है। तो ये सब केसेस में भी जो टेस्टिस होता है डैमेज हो सकता है। दूसरा बहुत कॉमन चीज़ है जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस का। जो टेस्टिस रहते हैं वो बच्चा जब अपने माँ के पेट में रहता है वो लड़का, तो वो टेस्टिस उसके पेट में रहता है, लेकिन अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी या वेरी आफ्टर डिलीवरी, वेरी नियर टू डिलीवरी, वो जो अंडकोश होते हैं वो बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम में। तो बच्चों का ये जांच कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है कि टेस्टिस उसके अंदर में है कि नहीं, अगर वो लड़का है तो। इसलिए कि जिसका टेस्टिस नहीं नीचे आ पाता है उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। और अगर 6-7 साल तक कोई गार्जियन अगर उस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, तो उस 7 साल के अंदर वो ज़्यादा टेम्परेचर में रहने के चलते हुए लाइफ लॉन्ग के लिए वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह के तमाम तरह-तरह के मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं, उनमें सिम्पटम्स नहीं पाए जाते हैं 70-80% में। तो इसीलिए इसे ऐसे किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना बाद में कि पुरुष में दिक्कत है कोई फर्टिलिटी रिलेटेड, ये डिफ़िकल्ट होता है जब तक कि उसका टेस्ट नहीं किया जाए। सर, कहा जाता है कि जैसे कि महिलाओं को के लिए कि उनके प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, उनका प्रेग्नेंट होने के लिए 30 से कम उम्र सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, कि जब वो 30 साल से कम की होती हैं, तब उन्हें प्लान करना चाहिए। सर, तो क्या पुरुषों में भी ऐसा कुछ देखा जाता है? क्या कोई ऐसा सही एज होता है, जबकि आपका स्पर्म काउंट सबसे बेस्ट होता है, जब आपके स्पर्म बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जब आपको प्रेग्नेंसी प्लान करना चाहिए? पुरुषों में ऐसा अभी देखा नहीं गया है, लेकिन अब बीच में जब आईवीएफ का प्रोसेस शुरू हुआ, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स जो कि काफ़ी जिनका ज़्यादा एज था, बिकॉज़ आप जानते हैं कि औरतों में तो 40 साल तक आते-आते लगभग फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन पुरुषों में फर्टिलिटी तमाम उम्र रहती है, बिकॉज़
पुरुष को प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना पड़ता है, औरत को प्रेगनेंसी कैरी करना पड़ता है, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम सेट किया है कि औरत के अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो 40 ईयर्स तक खत्म हो जाए, ताकि उसे रिस्क नहीं रहे। लेकिन चूंकि पुरुष को नहीं ऐसा चीज है, तो इसीलिए पुरुष में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नेचर के द्वारा नहीं दिया गया है, और वो ताउम्र अपना स्पर्म उसका फर्टिलिटी रहता ही है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि आईवीएफ आने के बाद से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उम्र के भी लोग थे, 50 साल 60 साल की भी महिलाएं थी जिनके हस्बैंड का एज 60 साल 70 साल था। तो बहुत कॉमनली वो लोग फिर अपना आईवीएफ जब करवाने लगे, तब डेटा आना शुरू हुआ कि इतना ज़्यादा उम्र के लोग का प्रेगनेंसी जब होता है तो उसमें स्पर्म पुराना होने से क्या असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी रेट में तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल ये आ रहा है कि अगर बहुत लेट एज से अगर कोई फादरहुड प्राप्त करता है, बहुत 50-60 साल से ज़्यादा में, तो जो बच्चा होता है उसमें जेनेटिक नहीं, एपिजेनेटिक चेंजेस कुछ आता है, जिसके चलते उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चे में हो सकते हैं। तो साइकियाट्रिक कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसे अगर फर्टिलिटी केवल देखा जाए तो फर्टिलिटी नहीं डिक्लाइन करता है, बट मे बी देयर कैन बी सम साइड इफेक्ट्स इन द बेबी विच इज बोर्न आफ्टर दीज थिंग्स। सर, क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है जो कि पुरुषों को करवाना चाहिए जानने के लिए कि वो स्पर्म काउंट क्या है किसी टाइम पे भी? हाँ, देखिए, मजे की बात यह है कि औरतों में तमाम तरह के टेस्ट हैं करने के लिए, जिससे कि हम लोग पता चलता है कि औरत में क्यों बच्चा नहीं ठहर रहा है, क्या क्या कारण, बिकॉज उसमें यूट्रस इन्वॉल्व रहता है, ओवरीज इन्वॉल्व रहता है, ट्यूब्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन पुरुष जो फर्टिलिटी के प्रोसेस है उसमें एक ही चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, वो अपना स्पर्म उसके बॉडी में, और अल्टीमेटली स्पर्म इज द थिंग विच गोज एंड फर्टिलाइजेज द एग। तो सीमेन का भी टेस्ट एक सिंपल एक टेस्ट है, जो कि बहुत इजी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। उसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि उस पुरुष का फर्टाइल स्टेटस क्या है। हालांकि अब लेटेस्ट डेटा जो WHO का स्टैंडर्ड मैनुअल आता है हर 10 साल पे रिवाइज होकर, वह पहले की जो मान्यता थी कि पुरुष का स्पर्म काउंट जो होना चाहिए वो सीमेन में स्पर्म्स की मात्रा 40 मिलियन 60 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे घटते घटते 2010 तक 15 मिलियन पे आ गया कि 15 मिलियन भी अगर स्पर्म का काउंट है तो ठीक है। और लेटेस्ट अब रिसर्च ये आ रहा है कि काउंट से उतना मतलब नहीं होता है, न ही मोटिलिटी, जो स्पर्म उसमें से कितना परसेंट चल रहे हैं। लोग को पहले लगता था कि 60-70% चलना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि स्पर्म का काउंट और उसका मोटिलिटी डायरेक्टली फर्टिलिटी को नहीं वो डिनोट करता है कि फर्टिलिटी कि कम काउंट और कम मोटिलिटी वाले लोग को भी बहुत जल्दी बच्चा हो सकता है, और ज़्यादा काउंट ज़्यादा मोटिलिटी वाले को भी कभी कभी टाइम लग सकता है बच्चा होने में। तो इस चीज़ का मैंने ये करना चाहिए। और सीमेन टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। पुरुष 2-3 दिन अलग रह के पत्नी से अपना सीमेन, पूरा जो सीमेन का टोटल वॉल रहता है वो कंटेनर में दे देता है, और वो जांच होता है, जो कि बहुत कम देर, हार्डली 10-15 मिनट टाइम लगता है देखने में। और उसमें हम लोग काउंट और मोटिलिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि स्पर्म की बनावट कैसी है, कुछ इसमें एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, पस सेल्स तो नहीं है, और ये सब उस सीमेन लिक्विफाई कर रहा है कि नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ सीमेन एग्जामिनेशन में होती है, जिससे कि हम लोग को अभी करेंटली प्रैक्टिकली पुरुष के फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में पता चलता है। अगर और कोई एडिशनल दिक्कत हो या सीमेन में प्रॉब्लम रहता है, तब हम लोग और हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब करा के देखते हैं कि किसी में कुछ कारण पर पता चल सकता है कि नहीं। कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं, तो ये सब टेस्ट ज़रूरत पड़ने पे कराए जाते हैं, लेकिन मेनली सीमेन टेस्ट ही होता है जो कोई पुरुष में करते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कोई पुरुष लो स्पर्म काउंट से जूझ रहा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल चेंजेस होते हैं जो उन्हें अपने लाइफ़ में इनकलकेट करना चाहिए ताकि स्पर्म काउंट ठीक हो जाए? जी ज़रूर, हम लोग लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में जानना है इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग का लाइफ़स्टाइल आजकल बहुत ख़राब हो गया है। जो स्ट्रेस इतना रहता है, हम लोग का फूड हैबिट्स जो हो गया है, बाकी भी हैबिट जैसे स्मोकिंग वगैरह हो गया है, लैपटॉप यूज़ करना, टाइट जीन्स पहनना, या ऐसा स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलना जहाँ इंजन बिल्कुल हम लोग के टेस्टिस के पास रहता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग का डाइट हेल्दी बैलेंस डाइट रहे। स्मोकिंग, इवन पॉल्यूशन, देखा गया है कि जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे भी स्पर्म का डीएनए जो होता है वो डैमेज होने लगता है, और वो फर्टिलिटी घटाता है, अबॉर्शन के चांसेस को बढ़ाता है।
तो ये सब चीज़ का अपने स्वास्थ्य का पुरुष को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जानना। प्लस उसके अलावा सप्लीमेंट्स होते हैं मल्टीविटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट्स के, जिसमें कि बहुत अलग-अलग हज़ारों तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं और इनको स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि स्टडीज़ में हम लोग 1-2 केमिकल को ही एक बार में स्टडी कर सकते हैं। तो इतने-इतने जो तरह-तरह के नए-नए कंपाउंड्स आते रहते हैं, इनका यूज़ ज़रूर होता है, बट बहुत एकदम प्योर एविडेंस नहीं मिला है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ खाने से स्पर्म काउंट बहुत बढ़ जाता है। बिकॉज़ किसी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, किसी दूसरे में किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो इन सब चीज़ों का टेस्ट करना और सप्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। तो जनरल मल्टीविटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए पुरुषों को, जिनको भी लो काउंट है, और लाइफ़स्टाइल का जैसे मैंने बताया, ज़िक्र किया, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।